हेलो बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, ऐसी उम्मीद है। पढ़ाई में आप लोगों की इस नई विधा में अब धीरे धीरे ही सही रुचि बढ़ रही होगी, मन लग रहा होगा। मजबूरी समझ के भी कुछ काम करना चाहिए। तो बच्चों, यह हम लोगों की मजबूरी है कि इस पद्धति से शिक्षण कार्य करना पड़ रहा है। नहीं तो जो आनंद आमने सामने बैठ कर के क्लासरूम टीचिंग का होता है वह ऐसे संभव नहीं है। जितने बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग समझा सकते हैं, वह इस ऑनलाइन शिक्षण में संभव नहीं है। लेकिन यह केवल आपकी समस्या नहीं है, मेरी समस्या नहीं है, पूरे विश्व के बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं। तो किसी भी समस्या को समस्या न मान करके उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो एक नए अवसर के रूप में आप लोग इसको ग्रहण करिए और पढ़ने की कोशिश करिए, अध्ययन करने की कोशिश करिए। मुझे खुशी है कि आप लोगों की रुचि है, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं। आपसे पुनः एक बार आग्रह करना है कि जो नए लोग जुड़े हुए हों वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक आइकन बटन दबा दें, जिससे लाभ ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालता हूं आपके मोबाइल पर उसका इंडिकेशन पहुंच जाएगा। ऐसे मित्र आपके जो अभी इस चैनल से न जुड़े हों उनके पास इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठावें। ऐसे बच्चे जो आपके मित्र हैं, दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका विषय पढ़ते हैं, उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग अपने मुख्य बिंदु पर आए, हम अभी इसके पहले भारतीय संविधान के बारे में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में हम इसके पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो हमने प्रारंभ में ही बताया था कि आपका जो यह विषय है, पाठ्यक्रम है, यह भाग क और भाग ख दो भागों में विभाजित है। प्रश्न आपके परीक्षा में दोनों भाग क और भाग ख दोनों से आएंगे। तो इसलिए हमने यह सोचा है कि भाग क का एक अध्याय समाप्त होने के बाद भाग ख का एक अध्याय प्रारंभ किया जाए। इससे लाभ ये होगा कि दोनों भागों का, भाग क और भाग ख दोनों के अध्ययन में समानता रहेगी, विसंगत नहीं पैदा होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाग क अधिक पढ़ा दिया गया या भाग ख भी प्रारंभ ही नहीं हुआ। तो इस दृष्टिकोण से आज हम भाग ख का अध्ययन करेंगे और भाग ख में जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम है स्वतंत्रता। उसका नाम आप लोग डाल लीजिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारे पाठ का नाम है स्वतंत्रता। प्रश्न यह है, प्रश्न आप लिख लीजिए, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। प्रश्न आप लिखेंगे, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। थोड़ा सा आप, हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप लोग 2 मिनट सुन लें। स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा है जो मानव स्वभाव में ही निहित है। व्यक्ति स्वभावतः स्वतंत्र होना चाहता है। जैसे अगर आपके गार्जियंस कहते होंगे कि आप घूमिए मत, लेकिन आपकी रुचि घूमने में रहती है, मोबाइल में कुछ बजाय यह अध्ययन वाला वीडियो देखने के कुछ और देखने की रुचि होती है, तो व्यक्ति स्वभावतः स्वतंत्र होता है, प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होता है। और यह अवधारणा यह व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है, लेकिन एक राजनीतिक आदर्श के रूप में, एक राजनीतिक आदर्श के रूप में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में जो जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस स्वतंत्रता का तात्पर्य यह मानव स्वभाव में निहित स्वतंत्रता से नहीं है। इसका तात्पर्य आधुनिक लोकतंत्र के विकास से जुड़ा हुआ है। जब आप स्वतंत्र होंगे तभी लोकतंत्र का विकास हो पाएगा। अतः स्वतंत्रता ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करती है। स्वतंत्रता एक ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करती है। अब उसके बारे में अधिक अध्ययन न करके जो आपके लिए आवश्यक है
वह आप उस मुख्य बिंदु पर आइए, वह है स्वतंत्रता के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए स्वतंत्रता के प्रकार। उसके आगे लिखिए स्वतंत्रता प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। स्वतंत्रता प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। उसको लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग प्राकृतिक स्वतंत्रता। पहली हेडिंग है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जहां व्यक्ति मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। समझ गए? प्राकृतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जहां व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कारण कि इसके समर्थकों का कहना है, यानी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचार के जो समर्थक हैं उनका यह कहना है कि स्वतंत्रता प्रकृति की देन होती है। स्वतंत्रता प्रकृति की देन होती है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। अतः राज्य और समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते, प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ठीक है, इसे एक बार पुनः सुन लीजिए। इस स्वतंत्रता के समर्थकों का यह कहना है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, और चूंकि स्वतंत्रता प्रकृति की देन है इसलिए राज्य और समाज के द्वारा इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में यह अवधारणा स्वीकार नहीं है, क्योंकि यदि इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो मत्स्य न्याय, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो जाएगी। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा स्वयं करेगा, उसके अनुसार आचरण करेगा, अतः समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए यह स्वतंत्रता वर्तमान समय में मान्य नहीं है। और दूसरी हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरी हेडिंग है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगली हेडिंग डालेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध उसके निजी जीवन से है। यानी व्यक्ति के निजी जीवन से जिन कार्यों का संबंध है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में जैसे मान लीजिए भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक जे.एस. मिल हैं। जे.एस. मिल हैं इसके प्रमुख समर्थक। उनका कहना है कि केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर समाज और राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि कौन से कार्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है और किन कार्यों का संबंध उसके सामाजिक जीवन से है, इसका अंतर करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वह अपनी इच्छानुसार भोजन करे, अपनी इच्छानुसार वस्त्र पहने, अपनी इच्छानुसार धार्मिक आचरण करे, लेकिन उसके वस्त्र से क्या कहीं समाज पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उसके भोजन करने की जो विधि है या जो भोजन वह कर रहा है उसका समाज पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, जो उसके द्वारा धार्मिक आचरण किया जा रहा है समाज में या राज्य में उसके द्वारा अव्यवस्था फैलने की तो आशंका नहीं है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, इसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब इसी क्रम में आप अगली हेडिंग डालेंगे नागरिक स्वतंत्रता। अगली हेडिंग है आपकी नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के बाद आप लिखिए नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य
ऐसी स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के कारण उसे प्राप्त होती है। यानी यह नागरिक स्वतंत्रता केवल उस राज्य के नागरिकों को ही प्राप्त होती है, विदेशी व्यक्तियों को यह नागरिकता नहीं प्राप्त होती। यानी आप लिखना यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के कारण प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में अपने देश के अंदर अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी आवास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इतनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं। इसके बाद है अगली हेडिंग आपकी है राजनीतिक स्वतंत्रता। अगली हेडिंग डाल लीजिए राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है कि जो उसके व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक होती है। यानी राज्य के कार्यों में भाग लेने की जो स्वतंत्रता है उसे हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, आवश्यक योग्यता होने पर किसी भी पद के लिए निर्वाचित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी पद को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और राज्य के कार्यों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए आर्थिक स्वतंत्रता। अगली हेडिंग रहेगी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को कहते हैं जो आर्थिक अभावों और शोषण से मुक्ति प्रदान करे। यानी आर्थिक स्वतंत्रता उस स्थिति को कहते हैं जो आर्थिक अभावों और शोषण से मुक्ति प्रदान करे। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य मुख्य रूप से ऐसी स्थिति निर्मित करने से है जिसमें व्यक्ति को अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ उठाने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो और दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसका शोषण न किया जा सके। यानी आर्थिक स्वतंत्रता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव न हो, उसकी जो न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी पूर्ति होती हो तथा शोषण उसका न हो, उसकी शोषण से मुक्ति हो, और जो आर्थिक प्रयत्न कर रहा है उस आर्थिक प्रयत्नों का उसे भरपूर लाभ मिले और दूसरे के द्वारा उसका शोषण न किया जा सके। अब इसी क्रम में अगली हेडिंग है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण की इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने, किसी भी उपासना पद्धति को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। धर्म के आधार पर राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाता हो। ठीक है, अब आपका यह प्रश्न जो है समाप्त हुआ। हमें लग रहा है कि आप स्वतंत्रता के जो मुख्य प्रकार हैं वही हमने बताया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है, इतना आप अध्ययन कर लीजिएगा। शेष प्रश्न हम अगले दिन देखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी जो यह अध्ययन प्रणाली है आपको पसंद आ रही होगी। आपकी जो जैसी प्रतिक्रिया हो उस प्रतिक्रिया को आप कमेंट्स बॉक्स में नोट करके हमें अवगत करा सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में न आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
समाधान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।